जय श्री राम। आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के 2023 के सारे सेट के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुविकल्पीय। तो भाई ये तो देखो ठोस अवस्था चैप्टर ही कटा हुआ है, तो इसके तो सब क्वेश्चन ही कटे हुए। 6 क्वेश्चन है शुरू में। कह रहा है 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलियन में ग्लूकोज की मात्रा कितनी है। ग्लूकोज की मात्रा 10% है। किसकी 10%? 200 ग्राम की। तो 200 ग्राम की 10% कितनी हो जाएगी? 20 ग्राम हो जाएगी। ठीक है, अगले एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k की वैल्यू है 2.3 इंटू और ये मात्रक पे फोकस करना है, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? देखो, अभिक्रिया की अगर वेग स्थिरांक का मात्रक ही हो मोल लीटर इनवर्स, इसकी पावर 1 - n और सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये वेग स्थिरांक का मात्रक होता है जहां n क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। इसमें क्या हो रहा है? मोल पे इनवर्स आ रहा है, ठीक है, और लीटर पे इनवर्स नहीं है। तो मेरे को क्या करूं, अगर मैं यहाँ पर n बराबर 2 रख दूं, n बराबर 2, तो ये क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या हो जाएगी? यहाँ पर -1 हो जाएगी सेकंड इनवर्स, यानी मोल इनवर्स और लीटर और सेकंड इनवर्स यही मात्रक है। तो यानी अभिक्रिया की कोटि क्या हमारी? 2 है। ठीक है, यानी हमारी अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। ठीक है, द्वितीय कोटि। अगला कह रहा है कि क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है। देखो, एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये क्षारक आरएनए और डीएनए दोनों में होता है, लेकिन जो थाइमिन है ये डीएनए में होता है सिर्फ, और जो यूरेसिल है वो आरएनए में होता है। तो आरएनए में कौन सा नहीं होता है? तो आरएनए में थाइमिन नहीं होता है। अगला कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। कैनिजारो अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करता है भाई? कैनिजारो अभिक्रिया एक तो फॉर्मेल्डिहाइड देता है, ठीक है, और एक बेंजल्डिहाइड देता है। अभिक्रिया क्या है? 2 ले लो अणु इसके प्लस NaOH 50%, और क्या बनेगा? एक तो एक अणु का तो हो जाएगा भाई रिडक्शन, है नहीं, वो बन जाएगा CH3OH, प्लस दूसरे अणु का ऑक्सीडेशन होगा, वो सोडियम साल्ट बन जाएगा, OH है ना, तो HCOONA। ठीक है, ये हुआ। देखो, अगर एल्डिहाइड का अपचयन होता है ना तो वो अल्कोहल बनता है, और अगर उसका ऑक्सीकरण होता है तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है और एक जो है एल्कोहल बनता है। ये कैनिजारो अभिक्रिया है। सिमिलरली अगर बेंजल्डिहाइड की लिखनी है तो बेंजल्डिहाइड की भी क्या हो जाएगी? एक तो CH2OH आ जाएगा, ठीक है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बेंजिल एल्कोहल। ठीक है, बेंजिल एल्कोहल, और एक हो जाएगा COONA। ठीक है, तो ये है कैनिजारो अभिक्रिया। नाम क्या है इस अभिक्रिया का? कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, तो इनमें से यहाँ कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? यहाँ ऑप्शन है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड ये अभिक्रिया देता है हमारी कैनिजारो अभिक्रिया। अगला है कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन देता है? तो कार्बिल एमीन, देखो एमीन ना 3 टाइप के होते हैं। एक प्राथमिक होता है RNH2, ये क्या है? ये है प्राथमिक एमीन, यानी 1 डिग्री प्राथमिक। द्वितीयक होता है RNHR, ठीक है, ये द्वितीयक होता है 2 डिग्री एमीन। ठीक है, और तृतीयक होता है RNR और R, ये 3 डिग्री एमीन होता है। तो जो मेरी कैनिजारो अभिक्रिया होती है वो सिर्फ 1 डिग्री एमीन देता है, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एमीन। कैनिजारो अभिक्रिया है क्या? सॉरी, कैनिजारो कह रहा हूँ, कार्बिल एमीन, आई एम सॉरी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है? एमीन लो, इसकी अभिक्रिया करवाओ CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और 3 ही लेंगे NaOH या KOH। ठीक है, तो देखो 3 Na और 3 Cl, ठीक है, तो 3 तो NaCl बाहर निकाल दो, ठीक है, और इधर 2 और 1 H, 3 H और 3 ही OH, तो 3 जल बाहर निकाल दो। ठीक है, और बचेगा क्या? बचेगा RNOC यानी आइसोसाइनाइड। ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में एमीन से आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, और केवल प्राइमरी यानी 1 डिग्री एमीन अभिक्रिया दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर CH3NH2 हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री एमीन है यहाँ पे। तो अब अगले सेट के MCQ क्वेश्चन है। इसमें जो पहले दूसरे तो कटे रहे, तीसरा है साधारण ताप पर सल्फर का अणुसूत्र है। तो भाई ये याद रखना पड़ेगा आपको, और सल्फर का अणुसूत्र होता है S8। ठीक है, S8। अगला क्या है? खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त गैस कौन से? खाद्य पदार्थों में जैसे पैकेट नहीं आते चिप्स वगैरह, इनमें क्या N2 के फुल्ले होते हैं ना,
तो उनमें N2 यानी नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन ना हो, वे ऑक्सीकृत ना हो, इसीलिए नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ठीक है, कह रहा है विशिष्ट चालकता का मात्रक है। असल में इसको ये जो मात्रक देख इसको मोलर चालकता कहना चाहिए था। ठीक है, और वो होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन की जगह हम ओम इनवर्स भी कह सकते हैं। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, देखो ऐसे होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये मात्रक होता है। और साइमन की जगह हम ओम इनवर्स बोल सकते हैं। अगला है विद्युत उपघट्य पदार्थ नहीं है। तो विद्युत उपघट्य के होते हैं जो कि आयनों में टूट जाते हैं जब उनको जल में घोलते हैं, वो वैद्युत अपघट्य होते हैं। जैसे NaCl के होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट NH4 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। यूरिया तो नहीं टूटेगा। यूरिया का फॉर्मूला पता है किसी को? NH2CO NH2। नाइट्रिक अम्ल H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। तो यूरिया विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। अब नेक्स्ट सेट है। ठीक है, तो पहले तो कटे ही होगा ये ठोस अवस्था का। अगला है 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या होगी। तो देखो भाई, मोलों की संख्या क्या होती है? भार बटे अनुभार। भार कितना है? 180 ग्राम है। यहाँ देखो भार कितना है? 180 ग्राम है। और जल का अनुभार कितना होगा? H2O। हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है नहीं तो 2 हो गए एक और ऑक्सीजन का 16 और 2 यानी 18 हो गया। तो 18 से 180 को डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 10। यानी 180 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 10 मोल हो जाएंगे। मोलों की संख्या 10। शून्य कोटि के अभिक्रिया इनमें से कौन से? देखो अभिक्रिया की जो कोटि है ना, वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, मतलब एक्सपेरिमेंट करके पता चलती है। तो अभिक्रिया देख के नहीं बता सकते, लेकिन ये अभिक्रिया याद रखना, H2 + Cl2 2HCl, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, याद रखना मेरे। फॉर्मेलिन जलीय विलयन किसका है? फॉर्मेलिन, तो ये भी याद रखना, फॉर्मेलिन जलीय विलयन है फॉर्मल्डिहाइड का। HCHO का जलीय विलयन फॉर्मेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमाइड। एमाइड को एमीन में प्रयुक्त अभिकर्मक है। तो देखो एमाइड को एमीन में हम कौन से अभिक्रिया से बदलते हैं? होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से बदलते हैं। तो होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया लिखता हूँ मैं अभी। तो होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है? RCONH2, ये क्या है मेरा? एमीन है। ठीक है, इसमें मैं अभिक्रिया करूँगा Br2 + 4KOH या NaOH भी ले सकता हूँ मैं। ठीक है, इससे रिएक्शन करवाई तो क्या होगा? इधर लिख देता हूँ मैं नीचे जो बनेगा। तो देखो भैया 2K और 2Br, तो 2KBr तो एक अलग हो जाएगा। ठीक है, और एक यहाँ से K2 और CO और 2 यहाँ से K2CO3 बनेगा एक। और दूसरा एक चीज़ और बनेगी, मतलब बाकी जल बन जाएंगे। देखो 2H और यहाँ से 2OH ले लेंगे, 2 ही लिए जाएंगे ना, तो 2 जल बन जाएंगे। और बाकी क्या बन जाएगा? यहाँ से मान लो 2H और RNH2 बच जाएगी। ठीक है, यानी मैन क्या होता है? ये अभिक्रिया का नाम है होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है, और इसमें क्या होना है? इसमें ये है एमाइड। एमाइड से क्या बननी है? एमाइड से मेरी एमीन बननी है। तो एमीन हमें मैन बना देना। उसके बाद क्या क्या बच जाएगा? KBr K2CO3 और जल दिखा सकता हूँ मैं। देखो यहीं से बचे जाएंगे ना। देखो O2 तो चले गए थे, यहाँ पर क्या बच गए थे? अब 4H बच गए थे और 2 बच गए थे, तो 2H2 निकले थे। बैलेंस कर लियो। मेन चीज़ ये है कि एमाइड से एमीन बनती है। और ये क्या, ये चीज़ मिलाई थी हमने Br2 और QH। तो प्रयुक्त अभिकर्मक कौन है भाई? तो प्रयुक्त अभिकर्मक मेरे Br2 और KOH है। अगला कह रहा है ग्लूकोज तथा एल्डिहाइड जो है टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करके क्या बनाता है? भाई सिल्वर बनाता है। सिल्वर नीचे बैठ जाता है उसमें। ठीक है, इसलिए हमें पता चल जाता है कि ये एल्डिहाइड है या फिर ये ग्लूकोज है। ठीक है, टोलेन अभिकर्मक के साथ ये रिएक्शन देते हैं। ये एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करने के लिए हो जाता है, क्योंकि कीटोन जो है टोलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करते, एल्डिहाइड करते हैं। अब नेक्स्ट सेट आ जाएगा चौथा। तो कह रहा है शुद्ध जल की मोलरता कौन सी है इनमें से? शुद्ध जल की मोलरता कैसे निकाल लेंगे भाई? मोलरता क्या होती है? मोलरता होती है मतलब एक मोल में 1 लीटर में मोलों की संख्या। ठीक है, मतलब हमने मान लिया 1 लीटर जल लिया। 1 लीटर जल, 1 लीटर जल का भार कितना होगा? 1 लीटर जल का भार होगा भैया 1000 ग्राम। ठीक है, ये जल ही ठीक है, जल में 1 लीटर में पूरा 1000 ग्राम होता है, यानी 1 किलोग्राम। ठीक है, और जल का अणुभार अभी हमने निकाला था। जल का अणुभार कितना आ गया था भैया? H2O 2 हाइड्रोजन का 16 का 18। तो जल के मोल 1000 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे? जल के मोलों की संख्या निकाल ली, कैसे निकालेंगे? भार बटे अणुभार 1000 ग्राम बटे 18, ये आ जाएगा लगभग 55.56। 5 5 5 5 चलता रहेगा वैसे तो, पर 5 6 लिख लेते हैं। तो ये हो गए मोल।
और मोलरता क्या हो जाएगी, मोलरता हो जाएगी भैया मोलों की संख्या 55.56 मोल, और कितने में भाई, 1 लीटर में, 1 लीटर में। तो कितना हो गया, 55.6 मोल पर लीटर, ये होगी शुद्ध जल की मोलरता। तो 55.56 मोल पर लीटर ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या है, विशिष्ट चालक, अब ये है वो, देखो चालकता की इकाई क्या होती है, उसकी होती है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर लिख रखा है तो वो भी चल जाएगा। तो विशिष्ट की क्या हो जाएगी, ओम का भी इनवर्स और सेंटीमीटर का भी इनवर्स, ठीक है। ये विशिष्ट चालकता की हो जाएगी। विशिष्ट प्रतिरोधकता की होगी ओम और मीटर। देखो विशिष्ट प्रतिरोध, थोड़ा नीचे आ गए, क्या होगा, ओम मीटर, या सब सेंटीमीटर में लिख रहे हैं तो ओम सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा विशिष्ट चालकत्व, यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब रंगीन आयनों का निर्माण निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव होता है। देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, असल में रंगीन आयन बनने के पीछे तो एक पूरा कार्यक्रम है। ये क्या होता है, जब जो डी, क्या बोलूँ, डी ऑर्बिटल्स है नहीं, डी ऑर्बिटल्स जब स्प्लिट हो जाते हैं ना, डी डी स्प्लिटिंग हो जाती है, तो 2 मान लिया ऊपर चले गए, 3 ऐसे नीचे चले गए। तो जब नीचे से, जैसे मान लिया यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, और यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन, जो भी ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, तो तब क्या होगा, ये एनर्जी लेकर के, कुछ प्रकाश हम डाल लेंगे तो उसकी एनर्जी लेके यहाँ जाएगा। जैसे इसने लाल प्रकाश अवशोषित कर लिया तो क्रिस्टल क्या होगा, इसका अपोजिट हरा क्रिस्टल दिखाई देगा, तो उससे कलर होता है डी डी ट्रांजिशन, यानी संकरण, यानी डी में ये भी डी है, ये भी डी है, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड है, और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर है। 5 डी ऑर्बिटल होते हैं ना, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड। तो डी डी ट्रांजिशन की वजह से होता है, ठीक है, अंदर कलर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इनमें से जो ऑप्शन सही बैठेगा वो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर है, ये अगर ये युग्मित होता तो इसके जाने की जगह ही नहीं बचती ना, फिर कलर नहीं आता। ये कौन सी अभिक्रिया, आर सी ओ एच ई, इससे आर बी आर बनेगा, ठीक है, प्लस सी ओ टू बाहर निकल जाएगी, प्लस ए जी नीचे बैठ जाएगा। तो ये अभिक्रिया को बोलते हैं भाई हुंसडीकर अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया। सिमिट अभिक्रिया भी होती है, सिमिट अभिक्रिया में आर सी ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया N3H, ये होता है हाइड्रोजेनिक अम्ल। इससे क्या बनता है, क्लियर दिख रहा है क्या, इससे बनता है भाई आपका एमीन बनता है, RnH2 एमीन बनता है, प्लस N2 गैस और प्लस CO2 गैस उड़ जाती है। यह है सिमिट अभिक्रिया। अगली क्या है, HVZ अभिक्रिया, हेल वोलार्ड जेलेंस्की HVZ, ये क्या होते हैं, ये इसी चीज़ की है, इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, CH3COOH है नहीं, और इसकी अभिक्रिया करवा दूँ मैं Cl2 के साथ, रेड फास्फोरस की उपस्थिति, तो एक H एक Cl, एक HCl बाहर निकलेगा, और एक H की जगह CHCl चला जाएगा, CH2Cl COOH, ठीक है। और बस ये HCl तो बाहर हो ही गया, CH एक H की जगह Cl आ गया। ये होती है HVZ अभिक्रिया। और टिस्चेंको मेरे अभी ध्यान नहीं है, बाद में करेंगे इसको। एमिनो अम्ल निम्न में से किसके निर्माण की संरचनात्मक इकाई है, तो भाई ये प्रोटीन के निर्माण की संरचनात्मक इकाई होती है, मतलब प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। बहुलक पहले एक चैप्टर होता था, अभी नहीं होता, मतलब सिलेबस से हट रहा है, तो उसके बहुलक होते हैं, मतलब जब एक ही अणु बहुत बहुत बड़ी संख्या में जुड़ते 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 चले जाते हैं, उसके बहुलक होते हैं। तो सारे प्रोटीन्स एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट सेट है 5वां। अब कह रहा कि 180 ग्राम जल में कितने मोल होगा, 180 को 18 से भाग करेंगे 10 मोल आ जाएगा। ये कह रहा है कि अभिक्रिया A+2 भी है, उत्पाद में वेग स्थिरांक की समीकरण इससे व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की आणविकता, देखो भैया आणविकता यहाँ से देखी जाती है, 2 अणु इसके 1 अणु इसके, तो अभिक्रिया की आणविकता होगी 3। और अभिक्रिया की कोटि यहाँ से देखी जाती है, इसकी घात 1 है, इसकी 2 है, तो अभिक्रिया की कोटि भी इसकी क्या है, 3 है। देखो अभिक्रिया की आणविकता को हम अभिक्रिया के देख के बता सकते हैं, अभिक्रिया को देख के, ठीक है, लेकिन अभिक्रिया की जो कोटि होते हैं वो प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट से पता करी जा सकती है। कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनाता है, अभी कैनिजारो अभिक्रिया का एग्जांपल दिया था मैंने, कहाँ था कैनिजारो का, ये रहा। तो ये है CH3OH मेथिल अल्कोहल बन रहा है, तो ये बनाता है, यहाँ भी ऑप्शन में मेथिल अल्कोहल बनाता है। ये RnH2CHCl3, अभी ये अभिक्रिया बताई थी कौन सी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जिसमें अमीन से क्या बन रहा है, आइसोसाइनाइड बन रहा है। ये बताई तो थी, कहाँ लिख रही है,
यही तो लिखी थी यार, ये लिख रखी, ये बताई थी ना, सेम वही रिएक्शन है। ठीक है, क्या नाम है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अगला है ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं, तो सिर्फ एक होता है। तो देखो ग्लूकोज लिख के दिखाऊं कैसा होता है ग्लूकोज, लिखा था शायद मैंने। देखो कुछ इस तरह का सा होता है, थोड़ा ऊपर आ जा भाई, ऊपर सी एच ओ एच। अब इनमें कुछ ओ एच इधर उधर होंगे, लेकिन मैं वो नहीं, उस चीज़ पे नहीं जा रहा। मैं इस चीज़ पे जा रहा हूँ, जैसे ये ओ एच है, तो ये जिस कार्बन से जुड़ा है तो वो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हो गया। ये ओ एच भी जिस कार्बन से जुड़ा है वो भी 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी, यानी 4 OH जो है 2 डिग्री। लेकिन जो ये वाला ओ एच है ना, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो यही प्राइमरी ओ एच यानी 1 डिग्री ओ एच है। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ कितना है, ऐसे सिर्फ एक ही है। पांचवा सेट भी हो गया। छठा सेट आ गया। छठे सेट में क्या है, ये कह रहा है तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई कौन सी है जिसमें तापमान का फर्क नहीं पड़ता। देखो तापमान बदलने से ना लिक्विड का या गैस होगी उसका आयतन बदल सकता है। ठीक है, नॉर्मलता भी आयतन पे डिपेंड करती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसमें भी आयतन है। मोलरता में भी आयतन होता है, मोल पर लीटर, लेकिन मोलरता में आयतन नहीं होता। ठीक है, ये तो क्या होती है, मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, अब तापमान बदलने से द्रव्यमान नहीं बदलता, आयतन बदल सकता है, तो मोलरता जो है वो तापमान से स्वतंत्र है। अगला कह रहा है प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई का फॉर्मूला लिखा था हमने, ये लिखा था यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं प्रथम कोटि के लिए n बराबर 1 कर दूँ तो इसकी पावर तो 0 हो जाएगी, तो ये तो 1 बचेगा, बचेगा क्या, सेकंड इनवर्स बचेगा खाली। तो प्रथम कोटि के लिए क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है। बेंजल डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। अभी कैनिजारो अभिक्रिया लिखी थी हमने बेंजल डिहाइड के लिए। ठीक है, ये रही, ये क्या है, बेंजिल्डिहाइड है, कैनिजारो अभिक्रिया में ये बेंजिल अल्कोहल बना हुआ है ना, CuNA, तो ये क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया है। हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है, भाई ध्यान रखियो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर SO2Cl, ये होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, अगला क्या है, डीएनए में कौन सा क्षारक उपस्थित नहीं होता, तो भाई यूरेसिल, ये सिर्फ बताता है ये आरएनए में होता है। एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, देखो एडेनिन और गुआनिन और साइटोसिन ये तो तीनों में होते हैं, डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। तो ये छठा सेट भी हो गया। अब है सातवां वाला सेट। सातवां सेट क्या है, ये भाई कह रहा 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन कर दिया मैंने, तो ये बताओ कि विलयन की मोललता कितनी होगी। तो देखो मोललता कैसे निकाल लेंगे, मोललता मोललता में निकालनी है, तो मोललता निकालने के लिए हम जो एसिटिक अम्ल है यानी CH3COOH इसके मोल लिखेंगे ऊपर, तो मोल, ठीक है, बटे बेंजीन का द्रव्यमान या जो भी है बाहर लिखेंगे किसमें, किलोग्राम में, है नहीं। तो मोल कितने हैं इसके, देखो इसका अणु बाहर निकाल ले, तो मैं कार्बन का कितना होता है 12, 12 और 12 तो 24 तो भी हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4 है, 4 भी हो गए, प्लस 16 दूनी 32 ही होगा, तो 28 और 32 ये तो हो जाएगा 60। ठीक है, और मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके ये कितना आ गया, ये आ गया CH3COH का अणु बाहर आ गया 60। भाई ध्यान रखना पड़ेगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, याद कर लियो ये। और जो है 3 ग्राम इसका भार है, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, इसके मोल हो जाएंगे 3/60, है नहीं। और जो बेंजीन का जो भार दे रखा है वो कितना है, 80 ग्राम है बेंजीन, 80 ग्राम, लेकिन अब मेरे को तो किलोग्राम में बदलनी है, तो 1000 से डिवाइड कर दूँ, तो ये एक जीरो से एक जीरो कटी, इस जीरो से ये भी एक जीरो कटी, अब बचे है ये 10, तो ये इस 3 से 6 कटा, 2, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और ये 10 चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 10/16, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.625, ये आ गया। और मोल प्रति किलोग्राम, ये इसका मात्रक हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम। भाई ये तो हमने ऊपर क्या लिखा था, CH3 के मोल, इसका तो मात्रक मोल है और इसका किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम, तो 0.625 मोल प्रति किलोग्राम, ये रहा। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक जो है इतना है, इसका कह रहा है अर्धायुकाल। तो भाई अर्धायुकाल का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धायुकाल का फॉर्मूला होता है T12 बराबर 0.693/K। के क्या है, वेग स्थिरांक है, तो 0.693 बटा वेग स्थिरांक कितना है, 2
गुणा 10⁻³ 10⁻³ तो ऊपर चला जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। तो 0.693 गुणा 10⁻³ कितना होता है, 1000/2। इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो बन जाएगा 693। 693 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिये 6 और 2 चौक 8, 1 3, 2 6 12, 1 0.5 ये हो गया। यानी ये तो सेकंड इनवर्स था के, तो ऊपर जाके ये सेकंड हो जाएगा, इतनी सेकंड। आंसर में क्या कर रखा है, पॉइंट को यहाँ ला रखा है 3.465 इंटू 10⁻² कर रखा है भाई। 0.2 स्थान इधर जाएगा, तुम गुणा में 10⁻² कर सकते हैं सेकंड। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला क्या है, डीएनए में क्षारक उपस्थित नहीं होता तो भाई यूरेसिल नहीं होता ना। ये क्वेश्चन भाई बिल्कुल ये OH से CH3 ये बिल्कुल गलत है। अगर ये बॉन्ड यहाँ पर ना हो करके ये बॉन्ड यहाँ होता है ना, तब इसका नाम हो सकता था इधर 1 2 3 4। तो 3 पे मेथिल और ब्यूटेन 2 ओल, ये इसका आंसर हो सकता था। ठीक है, अगर वो ये वैसे बना होता। अगला क्या भाई, इंसबर का विकर्मक कौन है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ये होता। तो भाई सातों सेट के हमने जो है MCQ कर लिए हैं। एवरेज अगर एक तो कटा ही होता है सब में, अगर 5 भी लगा के चले तो 7×5, किसी में 2 भी कटे हुए तो 30 से तो ऊपर MCQ हमने कर लिया इस वीडियो में। आई होप कि बहुत कुछ चीज़ आपको सीखने को मिली है। तो पढ़ते रहिए, हम ऐसे बहुत सारी वीडियोस बनाते रहेंगे। कुछ जैसी वीडियो चाहिए कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू, जय श्री राम।